हेलो स्टूडेंट्स। तो दोबारा मैं आ गई हूँ आपका चैप्टर इजी बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। ओके, लेट मी एडजस्ट माय पेन फर्स्ट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिस्ट्री का विजयनगर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज मैंने सबसे पहले आपके लिए विजयनगर का मैप यहाँ पे लगाया ताकि आप लोग समझ सके कि विजयनगर जो था वो कहाँ पर था। मेनली अगर हम लोग बात करें सेंटर की तो यहाँ पर था, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इतने एरिया में फैला हुआ था, काफी बड़े एरिया में विजयनगर फैला हुआ था। ठीक है, बट आपके मैप में आता है तो आप इसको यहाँ पर पॉइंट करेंगे। इस मैप को याद कर लीजिए, ठीक है। और ऑलमोस्ट आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्ट ऑफ विजयनगर। ओके, सो आज की हेडिंग है आर्किटेक्ट ऑफ विजयनगर। आर्किटेक्ट ऑफ विजयनगर, इसका मतलब है कि विजयनगर में हमें किस किस तरह की बिल्डिंग्स मिली हैं जिसके आधार पर हमने उसको जज किया है या उसकी हिस्ट्री को बनावट दी है या उसको किसी उसके बारे में कुछ लिखा है। तो फर्स्ट थिंग, लोटस महल। ये जो आपको महल दिख रहा है इसका नाम है लोटस महल। ये फर्स्ट बिल्डिंग है। ओके, आपका फर्स्ट, अगर आप ये आंसर लिखेंगे तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा कि आर्किटेक्ट ऑफ विजयनगर में हमें फर्स्ट चीज जो मिली है वो है लोटस महल। इसका नाम लोटस इसलिए रखा गया है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, क्योंकि इसका शेप ऐसा है। देखिए लोटस कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो इसकी शेप की वजह से इसको लोटस महल कहा गया है। ये जो नाम है लोटस, ये इसको ब्रिटिशर्स ने दिया था क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसा फील हुआ कि ये लोटस जैसा दिख रहा है और इनका मानना था कि यहाँ पर किंग जो है वो बैठता था, मतलब राजा राजा यहाँ पर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर कुछ डिस्कशंस करते होंगे, उनसे कंसल्ट करते होंगे कुछ मुद्दों पर। यूज्ड टू सिट एंड कंसल्ट विद हिज मिनिस्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट आर्किटेक्ट हमें मिलता है लोटस महल, फर्स्ट आर्किटेक्चर। ये नाम ब्रिटिशर्स ने दिया गया था बिकॉज ऑफ इट्स शेप, और ऐसा मानना है कि यहाँ पर राजा जो थे वो बैठते थे और अपने मंत्रियों के साथ गप मारते थे या किसी तरह का डिस्कशन करते थे। अब आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड है मीटिंग हॉल। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें वहां पे मिला है जो कि एक हॉल जैसा दिखता है। ठीक है, एक रूम है, उसके ऊपर मतलब उसमें काफी सारे पिलर्स बनाए गए हैं और उन पिलर्स के बेसिस पर एक और फ्लोर खड़ा किया गया है। ठीक है, ऐसा एक हमें स्ट्रक्चर मिला है जिसको मीटिंग हॉल का नाम दिया गया है क्योंकि ऐसा लगता है उसे देख के कि यहाँ पर मीटिंग्स करते होंगे कभी राजा महाराजा बैठ के। ओके, और ये एक हाई पवेलियन है, एक हाई पॉइंट पर बनाया गया है। इट इज अ हाई पवेलियन। ओके, और इसके आसपास डबल वॉल्स है, मतलब काफी ज्यादा मोटी वॉल्स से इनको घेरा गया। ये जो वॉल्स हैं ये डबल है। ठीक है, एक ये लेयर हो गया और एक लेयर ये हो गया, तो डबल डबल वॉल्स इनसे बनाई गई हैं। ठीक है, और बहुत सारे पिलर्स मिले हैं वहां पे, मैनी पिलर्स, और उसके बेसिस पर एक सेकंड फ्लोर बनाया गया है। ठीक है, उसके बेसिस पर एक सेकंड फ्लोर बनाया गया और सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए कुछ स्टेयर्स भी हमें मिली हैं वहां पे। ओके, तो ये हमारा है सेकंड स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, थर्ड स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहा गया है महानवामी डिब्बा। महानवामी डिब्बा, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आता है कि महानवामी डिब्बा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जो है इट वॉज अ जाइंट प्लेटफॉर्म, ये बहुत ऊंचा सा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं आपको बना के समझा सकती हूँ। जैसे मान लो ये जमीन है, यहाँ से कुछ स्टेयर्स गई है और यहाँ पर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये इसको कहा गया है महानवामी डिब्बा। ओके, ये है प्लेटफॉर्म। अब इसका ऊंचाई कितना है और ये कितना चौड़ा है दूसरी जगह से, तो
11,000 स्क्वायर फीट चौड़ा है ये ऊपर से स्क्वायर फीट एंड इट्स हाइट इज 40 फीट। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 40 फीट है। अब अंदाजा लगाया जाता है कि इसको क्यों बनाया गया होगा या इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। तो ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पे 8, 9 या 10 दिन चलने वाला कोई त्योहार मनाया जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल दशहरा यहाँ पर मनाया जाता होगा या नवरात्रे मनाए जाते होंगे यहाँ पे। ओके, या दुर्गा पूजा, इस तरीके के फेस्टिवल्स का अंदाजा लगाया गया है यहाँ पे। और काफी दिन चलते थे वो फेस्टिवल्स। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जब फेस्टिवल्स होता था तो कुछ खास तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जो किंग होता था वो यज्ञ करता था। यज्ञ को इंग्लिश में सैक्रिफाइस कहते हैं। ठीक है, तो जो किंग होता था वो सैक्रिफाइस करता था, यज्ञ करता था। या फिर यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज भी चलती रहती थी, जैसे डांसिंग हो गया, रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स हो गया, सिंगिंग हो गया। ओके, ये इसका इम्पोर्टेंस था, डांसिंग, सिंगिंग, रेसलिंग, ये सारी एक्टिविटीज महानवामी डिब्बा के वहां पर चलती रहती थी। तो ये सारे के सारे आर्किटेक्चर्स हमें मिले हैं। बट अगर हम लोग बात कर रहे हैं साउथ के आर्किटेक्चर की और मंदिरों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। साउथ के मंदिर इतने ज्यादा पुराने हैं, उनका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा सुंदर है, तो हमें विजयनगर में काफी सारे मंदिर मिले हैं। ओके, टेम्पल्स अराउंड 60 टेम्पल्स हमें मिले हैं विजयनगर में। और उनकी हर हर टेम्पल की बनावट जो है वो अलग है, हर टेम्पल की खूबसूरती जो है वो अलग है। ठीक है, तो 60 टेम्पल्स मिले हैं। फर्स्ट अगर बात करें हम लोग तो फर्स्ट टेम्पल है हजार राम मंदिर। कोशिश करना मेरी राइटिंग समझ में आए। ठीक है, जो फर्स्ट टेम्पल मिला है वो है हजार राम मंदिर। अब नाम से ही पता चल रहा है ये भगवान राम का मंदिर है। ओके, और इसको हजार राम मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इस मंदिर की जो दीवारें हैं वहां पे रामायण की स्टोरी लिखी गई है। स्टोरी लिखी भी नहीं गई है, स्टोरी कार्व की गई है, मतलब उसमें दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। उसको जो स्टोन्स होते हैं ना उसमें कार्व समझते हो, जैसे मान लो पत्थर है तो उसको काट कर कुछ कुछ ऐसे कुछ कुछ बनाया गया है। ओके, तो वैसे उसमें स्टोरी बताई गई है, पूरी रामायण की स्टोरी बताई गई है, इसलिए उसको हजार राम मंदिर कहा जाता है। मतलब उसमें काफी सारी स्टोरीज है। ओके, एंड इट इज अ ह्यूज टेम्पल, काफी बड़ा टेम्पल है, ह्यूज टेम्पल। इट रिसाइट्स स्टोरी ऑफ रामायण थ्रू कार्विंग द वॉल्स। ठीक है, दीवारों में वो कार्व किया गया है। अब आ जाते हैं सेकंड मंदिर पर। सेकंड मंदिर बहुत फेमस है और बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा। इट इज विरूपक्ष टेम्पल। अगर मैं नॉर्थ इंडियन बच्चों से पूछूंगी विरूपक्ष टेम्पल से आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसकी पूजा होती है, तो 90% बच्चों का जवाब होगा लॉर्ड विष्णु। ठीक है, बिकॉज नाम ही ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पर शिव की पूजा होती है। ठीक है, विरूपक्ष टेम्पल जो है यहाँ पे शिव की पूजा की जाती है, बिकॉज उनका मानना है कि विरूपक्ष जो है वो शिव का एक फॉर्म है। ओके, और इस वजह से विरूपक्ष टेम्पल बनाया गया है। इट इज अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल टेम्पल। इट इज अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल। पेपर में ऐसे शॉर्ट नोट्स में मत लिख के आना। ओके, और यहाँ के जो गोपुरम्स है ना, गोपुरम हम लोग एंट्रेंस को कहते हैं। ठीक है, गोपुरम का मतलब होता है एंट्रेंस। वो काफी ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी गोपुरम है इस मंदिर की। और क्या स्पेशलिटी है इस मंदिर की कि यहाँ पर पंपा देवी की पूजा की जाती है। पंपा देवी को पार्वती का रूप कहा गया है। ठीक है, फॉर्म ऑफ पार्वती, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है यहाँ पे। अब आ जाते हैं थर्ड मंदिर पर। थर्ड मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपने उसका नाम सुना होगा।
विठल टेम्पल, विठल टेम्पल, ये लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है और ये इसकी जो क्या बोलते हैं उसको, डिजाइन है उसकी वजह से फेमस है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो एक चैरियट का डिजाइन बनाया गया, एक रथ का डिजाइन बनाया गया, बहुत फेमस है वो डिजाइन, आपने बहुत सारी जगहों पर इसको देखा होगा, कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा रथ है, आई कैन ड्रॉ इट, ठीक है, आप देख सकते हो उसकी पिक्चर्स, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूंगी, काफी सुंदर है वो, ओके, तो दिस टेम्पल, ठीक है, hence it is very beautiful, वही लिखना था मैंने, hence it is very beautiful। तो यहाँ पर आपका आर्किटेक्चर खत्म हो जाता है, अब आ जाते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, विजयनगर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फोर्टिफिकेशन। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये टॉपिक क्या है, बस ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं क्या कह रही हूँ, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। विजयनगर एंड फोर्टिफिकेशन। तो विजयनगर जो था ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका पूरा साम्राज्य जो था वो फोर्टिफाई करके रखा था, मतलब दीवारों के अंदर उसको बना के रखा था। फॉर एग्जाम्पल, ये घर मत समझो ये महल है, ठीक है, हाँ ऐसे महल नहीं होते हैं हमारे वहां पे, बट मान लो, तुम्हारा मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, मान लो कि ये एक महल है, इसको सेंटर मान लेते हैं, ये राजा का घर है, ये फर्स्ट, इसके पास में घेराबंदी, दूसरी घेराबंदी, तीसरी, चौथी, ऐसे 7 दीवारें थी, उसको फोर्टिफिकेशन कहा गया है, ठीक है, 7 दीवारों के अंदर था विजयनगर। और इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो एक बहुत फेमस ट्रैवलर थे जिनका नाम है अब्दुल रजाक, ओके, ही वॉज अ ट्रैवलर एंड ही वॉज अ मैसेंजर फ्रॉम पर्शिया, ठीक है, इनको हम लोग मैसेंजर भी बोलते हैं, ये पर्शिया के मैसेंजर थे, उनकी जो ट्रेवल बुक थी उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर एम्पायर जो था, उसको 7 दीवारों के अंदर बनाया गया था, ठीक है, मतलब उस पूरे साम्राज्य को 7 दीवारों में घेर के रखा था। कितना ब्रिलियंट आइडिया है किसी का, 7 लेवल्स ऑफ सीड्स, ठीक है। अब अगर आप सोचो कि सिर्फ महल को ही 7 दीवारों में रखा था, तो नहीं, पूरा साम्राज्य 7 दीवारों में था, जो आम जनता होती है उसको भी 7 दीवारों में रखा गया था। तो मैं आपको एक अपनी गंदी सी ड्राइंग के जरिए समझाती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको नोट्स में लिख भी सकते हो, आप बना भी सकते हो। ये मेरा हो गया महल, ठीक है, एक महल से काम नहीं चलेगा, 2-3 बना लेते हैं, ये हो गया महल, ओके, हाँ बहुत गंदा महल है बट बन गया है। अब मैं पहले 7 दीवारें बना लेती हूँ, दिस इज द फर्स्ट, ओके, ये पहली, ओके, सो इस तरीके से बनाया गया था, 7 दीवारें बनाई गई थी। अब मैं बताती हूँ किस किस दीवार में क्या था। तो फर्स्ट जो दीवार थी, इट वॉज किंग्स टेरिटरी, यहाँ पे राजा था, राजा का महल था, सबसे जाहिर सी बात है सेंटर में राजा का महल होगा। अब बात आती है दूसरे, उसमें क्या था, तो दूसरे में था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, मतलब वो यहाँ से सब कुछ कंट्रोल करता था, सब कुछ देखता था, मंत्री वगैरह उसके सेकंड उसमें रहते थे, ठीक है, सेकंड जो बेस था उसमें उसके मंत्री रहते थे, ओके, आई एम सॉरी बट मेरे पेन को कुछ हो गया है, जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके, इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। अब आ जाते हैं कि थर्ड लेवल पे क्या था,
तो थर्ड लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, फॉर एग्जाम्पल महल वगैरह जो हमने अभी ऊपर पढ़े, ऐसी बिल्डिंग्स थर्ड लेवल पे थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। फोर्थ लेवल पे क्या था, तो फोर्थ लेवल पे जनरल जो पब्लिक है ना वो आता था, जो गांव के घर वगैरह होते हैं वो था फोर्थ लेवल पे, पब्लिक सेक्टर। एंड फिफ्थ और सिक्स्थ लेवल पर थे फार्म्स एंड क्रॉप्स, ओके, फार्म्स एंड क्रॉप्स। एंड लास्ट जो सर्कल था ये पूरा जंगल था और हिल्स वगैरह सब इसमें आती थी, ठीक है, फॉरेस्ट एंड हिल्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो राजा था इसकी कितनी अच्छी प्लानिंग थी, मतलब इसने किसी भी चीज को बाहर नहीं रहने दिया, खुद तो वो एक सुरक्षित उसमें रह ही रहा था, बट इसने अपने लोगों के बारे में भी सोचा, अपनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, इवन फॉरेस्ट एंड हिल्स के बारे में भी सोचा। तो ये सबसे ज्यादा, आई डोंट थिंक कि आपने भी कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर पढ़ा हो किसी और चीज में जितना दिमाग विजयनगर के जो राजा थे उनके पास था, ठीक है। तो इन्होंने इतने अच्छे से ये चीज बनाई थी, इतने अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे ये अपने साम्राज्य को, बट हर चीज का बेनिफिट भी होता है और उसका कुछ नुकसान भी होता है, तो सेम चीज फोर्टिफिकेशन का भी था, कुछ बेनिफिट से कुछ नुकसान भी थे। तो लेट्स सी, ये जो मतलब ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में ऐसे आता है कि व्हाट वाज फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एंड व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ इट और डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी बेनिफिट्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। सबसे पहले बेनिफिट देख लेते हैं। तो बेनिफिट आप खुद सोचो कि अगर कोई इतना अंदर जाके छुप के तो नहीं, बट कोई इतना अंदर सेफली बैठा है तो उसके ऊपर हमला करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल फियर्स और फोर्सेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कोई भी बाहर का राजा 100 बार सोचेगा उसको उस पर हमला करने से पहले कि राजा तक पहुंच, कोई हमला करेगा तो जाहिर सी बात है किसको हराने से जंग खत्म होगी, राजा को हराने से जंग खत्म होगी, उसके महल पर कब्जा करने से जंग खत्म होगी, लेकिन उस महल तक पहुंचना ही कितना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, जानवरों से क्रॉप्स की रक्षा हो जाती थी, जैसे मोस्टली सुअर वगैरह जो होते हैं वो खा जाते हैं, क्रॉप्स को खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पर वो चीजें नहीं थी, ठीक है, सब कुछ प्रिजर्व्ड रहता था। इनसाइड दीज वॉल्स एवरीथिंग वाज प्रिजर्व्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्टिफिकेशन, मतलब इसमें कमियां भी थी कुछ। तो सबसे पहली कमी जो मुझे देखने को मिल रही है वो कि इसमें खर्चा काफी ज्यादा हुआ होगा, कि इतनी बड़े एरिया को दीवारों में घेरना इजी बात नहीं है, तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, ओके, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। और एक बार का खर्चा तो हुआ नहीं होगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इट नीड्स मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस तो मुश्किल था, मेंटेनेंस वाज डिफिकल्ट। ठीक है, दूसरा चीज था, एक चीज आप खुद सोचो कि मान लो किसी पागल राजा ने हमला कर भी दिया और उसने यहां तक कब्जा कर लिया, मतलब उसने अपने फार्म्स और क्रॉप्स को कब्जे में ले लिया, उसके बाद ये खाएंगे क्या, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे अगर फार्म्स और क्रॉप्स पर कब्जा कर लिया तो समटाइम्स इट वाज डिफिकल्ट फॉर वॉर। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे कि अगर कोई बाहर का राजा फार्म्स और क्रॉप्स पर कब्जा कर लेगा तो अंदर वाले लोगों को तो कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा ना। ओके, तो यहां तक था आपका फोर्टिफिकेशन। अब अगर हम लोग बात करें कि क्यों इसको मेनली फोर्टिफाई किया जाता था, तो मेन रीजन यही था कि उसको सबसे पहला चीज कि क्रॉप्स को बचाना होता था जानवरों से, और दूसरा चीज कि वॉर वगैरह सिचुएशन से बचने के लिए भी इसको वो किया गया था, ठीक है, अपने मतलब सेव करके रखा गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, दैट इज
दो इम्पोर्टेंट नाम, अमर नायक और नायक, ये कौन होते थे? अब अपना वो गाना मत लिखने लग जाना, खलनायक नहीं नायक हूं मैं, शायद ऐसा ही कुछ गाना है। ठीक है, अमर नायक एंड नायक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या ये दोनों कौन होते थे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमर नायक की। तो अमर नायक जो होते थे वो मिलिट्री कमांडर्स थे। ओके, ये मिलिट्री सॉरी, मैं पूरा लैंग्वेज में ही लिख देती हूँ तो आपको इजी हो जाए आपके लिए। अब जो अमर नायक होते थे ना, इनका काम क्या होता था कि इनको राजा ने एक एरिया दे रखा होता था जहां पर ये एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, मतलब एक जगह के ये राजा होते थे, वहां पर ये टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, उनसे टैक्स कलेक्ट करके थोड़ा बहुत इनको राजा को देना होता था, बाकी ये अपने पास, जो इनके पास आर्मी होती थी, इनके पास एक मर्चेंट्स होते थे, उन पर ये खर्च कर सकते थे। ठीक है, तो दे हैव certain area for administration where they collected the taxes and kept their army। ठीक है, ये होते थे हमारे अमर नायक। अब इनका काम, इनकी आर्मी में पता है एलिफेंट्स भी होते थे, ये अपने पास एलिफेंट्स भी रखते थे। अगर आपको याद हो तो एक डायनेस्टी थी जिसने, जो कि मिलिट्री कमांडर्स होते थे और वो राजा बन गए थे, विजयनगर के ही। जिनको याद होगा वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि वो कौन सी डायनेस्टी थी। अब आते हैं नायक, नायका, नायका भी कहते हैं इनको हम लोग। ठीक है, तो नायका कौन होते थे? नायका जो थे वो मिलिट्री चीफ्स होते थे। ओके, मिलिट्री चीफ्स, और इनका काम होता था कि ये जगह ढूंढते थे कि कौन सी जगह खाली होती है जहां पर राजा मतलब कुछ बनवा सके या वहां पर किसी को बसा सके। और ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजाओं को सबसे ज्यादा गिफ्ट्स यही देते थे। ठीक है, इनका ज्यादा कुछ काम नहीं होता था, इनका काम होता था एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। ठीक है, तो ये था आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर भी हो जाता है खत्म। अगर आपको कुछ भी डाउट आया हो या आपको कोई चीज समझ नहीं आए हो या आपको कुछ चीज पूछना हो तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आई मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी, और अगर आप कमेंट में भी नहीं समझते तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगी जिसमें आपके सिर्फ डाउट्स होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।